नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि एक जो बहुत बड़ा फ़ाइन लगा है और एक दोष है अ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पे जिसको हम बीबीसी के नाम से जानते हैं सब। और नेताजी ने कभी उसको ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉर्पोरेशन कहा था बहुत दिनों पहले 1940 के आसपास में। लेकिन हम लोगों तो जब पढ़े और जब रेडियो सुनते थे तो बीबीसी को सुन कर के बहुत ही मानते थे कि जो हमारे पास अब सूचना है या खबर है या दृष्टिकोण है, उससे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। तो ये भी एक उसकी पृष्ठभूमि है। तो बीबीसी ने क्या-क्या किया है और क्यों उसके ऊपर ये चार्ज लगा है और किस तरह से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ मान रहे हैं। तो इसके ऊपर इस विषय को और इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमने आमंत्रण दिया है वरिष्ठ और जाने-माने पत्रकार श्री अ, अरुण प्रताप सिंह जी को। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार आप। आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। तो ये सर जो बीबीसी जिसको आप और हम बड़े नाज से सुना करते थे और उसमें जो भी सूचना आती थी उसके हिसाब से हम अपने साथियों पे धौंस भी कभी-कभी लगा लिया करते कि चलो तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बीबीसी सुन के आए। और उससे आज की ये परिस्थिति तो सर आपने तो पूरा देखा है, समझा है। तो उसके बारे में समझाएँ कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? और ये अभी जो ये केस है जो कि बार-बार चर्चा में आ रहा है और अब वो मान भी गए कि भई 40 करोड़ का उन्होंने टैक्स इवेजन किया है। मतलब ये तो बीबीसी तो कुछ इस तरह का है भई होली काऊ है, ये तो बहुत ही पवित्र संस्थान है, इनको तो कोई छू नहीं सकता। भई भारत में तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। तो उसके अंदर देखिए सर माधव सिंह जी, एक ज़माना था आज से लगभग 30-40 साल पहले जब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेस चला रहे हों, चाहे सरकारें चला रही हों, थोड़ा क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करती थी। जी, जी सर। चाहे चाहे पार्टीशन एलिमेंट रहा हो, यानी एक तरफा कोई कोई ना कोई ये एलिमेंट बायस का रहा हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो कोशिश करते थे कि उनकी छवि जो है वो न्यूट्रल होने की और पार्शियल होने की वो बनी रहे, मीडिया क्रेडिबिलिटी बनी रहे, ये एक प्रयास होता था। आप सुन रहे हैं सर? जी, जी सर, जी। हाँ, हाँ। तो जी, ये उस जमाने की बात है कि हम और आप बच्चे थे, बच्चे माने थोड़े बड़े हो रहे थे, और जब हमें सरकारी ऑल इंडिया रेडियो की खबरों पर कई बार विश्वास नहीं होता था, इमरजेंसी का भी टाइम होता था, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत बाद में भी ऐसा हुआ, तो हम हुँ। बीबीसी की खबरों को ज्यादा क्रेडिबल मान के चला करते थे और धौंस भी जमाया करते थे दूसरों के आगे कि भाई हम तो बीबीसी की सुन के आ रहे हैं, बीबीसी ने तो ऐसा दावा किया है। जी, जी, जी। जी सर। लेकिन लेकिन असली में अगर देखा जाए तो जैसा आपने खुद ही याद दिलाया कि सुभाष चंद्र के बोस जी के जमाने से ही बीबीसी एक एजेंडे के तहत हिंदुस्तान में कवरेज करता रहा है, जी। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो कश्मीर को आज भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताना है, जबकि ऑफिशियली यूके की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रही है कश्मीर को डिस्प्यूटेड बताने की अब, लेकिन जी। बीबीसी अभी भी उसी ओल्ड एजेंडा पे चल रहा है। जी, जी, जी। और दूसरी बात टैक्स इवेजन की आपने की, तो टैक्स इवेजन तो क्लियर, जो अ, पहला नोटिस जो गया था यूपीए सरकार के समय गया था, हालांकि उसका कोई फॉलो अप नहीं किया, मुझे लगता है कि वो किसी ब्यूरोक्रेट ने भेज दिया होगा, लेकिन सरकार ने उसको वहीं दबा दिया हो मैटर को, उसके बाद कभी एक्शन नहीं हुआ उस पर कोई फर्दर। जी। अब अब जब सामने आ रहा है तो 40 करोड़ से कम 40 करोड़ का इवेजन तो एडमिट ही किया है। अब असली में ऑडिट में कितना निकलता है, कहीं ज्यादा भी निकल सकता है, जी, जी, जी। एडमिट करना पड़ा है उनको। हुँ, हुँ। भले ही हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लेफ्ट लिबरल मीडिया या सेकुलर मीडिया उसको, और कुछ अपोजिशन पार्टीज उसको हैरेसमेंट कहें, करार दें, लेकिन हुँ। उनके मुंह पे अब ताले लग गए हैं, क्योंकि बीबीसी को खुद ही एडमिट करना पड़ा है इस बात जी, जी।
और कितना अमाउंट है सर, 40-50 करोड़ ऐसा कुछ हो, उनको ने एडमिट किया कि हाँ हमने टैक्स का इवेजन किया है और वगैरह वगैरह ये उसमें। ये जो अमाउंट बताया है ये खुद बीबीसी ने बताया है। जी अभी इंडियन ऑडिट, इंडियन जो एजेंसीज हैं, जैसे इनकम टैक्स है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज का भी मसला आ जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी रोल आ जाता है इसमें। अब जी टैक्स जी इवेजन किया तो कहीं टैक्स इवेजन करके यूके भेजा होगा पैसा, या कहीं जी। और भेजा होगा, तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी इशू आ जाएगा। अब हम्म। वो कितना अमाउंट वर्कआउट करके निकालते हैं, ये देखने वाली बात है। जी 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 जी। और ये जो एक जांच हुई थी उनके यहाँ, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए थे, उसको उन्होंने कोई बहुत बड़ा छापा या मतलब ऐसा बता दिया जैसे कोई हमें गुंडा बदमाश माना जा रहा है और हमारे यहाँ आ गए, लेकिन दे वेंट फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन वो सामने जाहिर हो गया, दे वेंट हाँ। फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो दफ्तर सील करने नहीं गए थे, कोई हम्म। प्रसारण बंद करने नहीं गए थे। जी बदस्तूर मीडिया प्रसारण जो है बीबीसी का जारी है, तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि हैरेसमेंट जो है वो पॉलिटिकल दृष्टि से हुआ था। अब टैक्स हम्म। इवेजन अगर, तो किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। अगर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या सो कॉल्ड रेप्यूटेड, इंटरनेशनली रेप्यूटेड है, उसे भी करने का अधिकार नहीं है। दे विल ऑल्सो इन्वाइट। कानून तो सबके लिए बराबर है। जी 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 जी। तो अभी ये कहाँ पे है सर, आप तो इस पर नजर रखे होंगे कि भी केस कहाँ पर है, और अब सरकार क्या पूरे मतलब उसको अपने जो कॉन्सिक्वेंस उसको कंक्लूजन पे ले जाएगी, या कई मामलों में बीच में छोड़ देती हैं सरकारें, तो सरकारें उसमें छोड़ती हैं। मोदी सरकार ने भी कई मामले बीच में छोड़े हैं, जबकि हम्म पिकअप किया था। जैसे कई बार जुडिशरी को टेक ऑन करने का, फ्रंट हम्म फ्रंट फुट पे आके टेक ऑन करने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जब किरण रिजिजू ने कई स्टेटमेंट्स भी इशू किए थे, लेकिन बाद में किरण रिजिजू का भी ट्रांसफर हो गया दूसरी हम्म मिनिस्ट्री उनके। तब से उस तरह के स्टेटमेंट जुडिशरी के खिलाफ सरकार की तरफ से आने बंद हो गए हैं। हम्म। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, या एंटी सीए एजिटेशन शुरू हुआ था, उसमें भी शुरुआत में बड़ी ढीला रवैया मोदी सरकार ने अख्तियार किया था। और हम्म। नतीजा ये हुआ कि वो इतने बड़े स्नोबॉल होके इतने बड़े इश्यूज बन गए कि किसान एजिटेशन, किसान बिलों के जो फार्म लॉस थे, उनके किसानों के फेवर में होने के बावजूद वापस लेना पड़ा सरकार को, और किसानों से माफी मांगनी पड़ी। कहीं ना ये कहीं, कहीं ना जी जी। कहीं कमजोरी है ये सरकार की। तो नहीं अब वो बीबीसी के ऊपर जो है कितना हाँ। वो परस्यू करते हैं। अभी वैसे तो मुझे लगता है कि द केस इज स्टिल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड इट इज वर्किंग आउट ऑन एक्चुअल अमाउंट ऑफ इवेजन। और फिर इवेजन के साथ साथ कम से कम 100% पेनल्टी भी लगती ही है। अगर हम्म। 40 करोड़ का निकलता है तो 40 करोड़ की पेनल्टी भी लगनी जरूरी है। और हम्म। अगर कुछ पुराना इवेजन निकलता है तो वो 100% से भी ज्यादा पेनल्टी हो सकती है। तो ये तो सर जो ये जो सरकार का जो इस मामले में जो एक ये भी पक्ष है कि भाई उन्होंने उस होलिकाओं पे उस पवित्र जो है वो छेड़ा छेड़ा, ये बड़ी बात है। छेड़ दिया है जिसको पहले नहीं बिल्कुल छेड़ा गया, और उसको बिल्कुल छेड़ते ही बहुत सारे उसमें रोने पीटने वाले भी जो अपने हैं वो भी आ गए। बिल्कुल, और रोने पीटने वाले आए, उन्होंने बहुत रोना शोरा किया, बहुत शोर मचाया, लेकिन अब सब खामोश बैठे हैं। जब से हम्म बीबीसी ने खुद एडमिट किया, सब खामोश बैठे हैं। एक ट्वीट किसी का नहीं आया, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, मैं तो नाम खुल के ले रहा हूँ, या कोई भी जो बड़े बड़े, जब जिन्होंने बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स सर्वे पे बड़ा ऑब्जेक्शन किया था, हम्म। वो सब खामोश हो गए। नहीं, राजदीप सरदेसाई को तो हमने सामने जयपुर में कॉफी हाउस में सामने झूठ बोलते हुए सामने देखा, वो नहीं, भूल वो गए। झूठ तो खैर उनके जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। वो क्या है कि भाई अब ये जाने माने हैं, तो वो कॉफी हाउस में लड़के बच्चे बैठे होते हैं, बच्चे बच्चियां, वो आ गए सिग्नेचर लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने हम्म। के लिए, और हम सब अच्छा लोग भी अच्छा। खड़े हुए थे उसमें। हम्म। बहुत सारे हम लोग तो वहां जाते रहते हैं, पत्रकार मित्र बहुत सारे थे। तो उन्होंने बिल्कुल। तो एक पार्टी का जो है वो प्रचार शुरू कर दिया, भाई आपको तो उसको वोट देना चाहिए, मोदी तो हम्म 70 साल के हो रहे हैं, वो तो बूढ़े हैं, आपको तो हम्म युवा को देना चाहिए। तो फिर हम्म एक लड़की ने कह दिया साहब वो तो बिल्कुल काम के नहीं है। तो फिर उनको हम्म एकदम से ध्यान आया कि भाई ये तो, अरे भाई मुझे तो आई वांट टू वांट टू नो देयर हम्म
ओपिनियन ओपिनियन। ओपिनियन। हाँ, लेकिन वो तो इस तरह की चीज तो करते रहते हैं वो मुख्तार अंसारी, और वो बिल्कुल। चिकन बड़ा अच्छा खिलाते हैं, उसको भी उनको मीमांसा कर रहे नो, थे। मतलब ये समझ में नहीं। पॉलिटिकली आप खुद उस बात से समझ सकते हैं कि इनकी जो बुक्स लिखी हुई है और इनकी हाँ, पत्नी की भी जो बुक्स लिखी हुई हैं, जो भास्कर घोष की औलाद है, हाँ, हाँ, उनकी पुत्री हैं, भास्कर घोष ने हाँ, was one जाने। of the biggest beneficiaries of Congress government. हम्म, हम्म, He was Prasar Bharati का chairman and was one of the biggest beneficiaries of इन्होंने जो है रामायण, उत्तर रामायण का प्रसारण भी रुकवा दिया था, कृष्णा का प्रसारण रुकवा दिया था दूरदर्शन में कि ज्यादा हिंदुत्व फैल रहा है उससे। नहीं, भास्कर घोष वो कई बुद्धिजीवी तो अभी भी कहते हैं कि ये जो है रामायण का जब से सीरियल शुरू हुआ है ना, तब से देश में जो है ना वो सांप्रदायिकता फैल गई है। और मुख्य रूप से जो अपने वामपंथी मित्र है वो तो इस बात का रोना रोते ही रहते हैं। हाँ रोते रहे, रोना अब उनकी थोड़ी किस्मत में लिखा ही गया है, तो रोते रहे, किया जा सकता है। लेकिन हम्म, बात चूंकि बीबीसी की हो रही थी, तो बीबीसी तो अब क्लियरली अपने अब बेशर्मी के साथ, पहले क्रेडिबिलिटी एक इशू होती थी, अब नहीं रहा है। अब बड़ी बेशर्मी के साथ बीबीसी की हिंदी जो आपको मतलब बड़े आश्चर्य होगा इस बात को, कई आपने भी बार नोट देखिए किया वो। होगा, हाँ, बीबीसी हिंदी जो है वो एंटी इंडिया पूरा प्रचार करता है और एंटी बीजेपी प्रचार करता है, जबकि बीबीसी उर्दू जो है पाकिस्तान में बैठ के भी हम्म। एंटी पाकिस्तान बिल्कुल प्रचार नहीं करता है। तो ये बेसिक क्यों फर्क आ गया सर? ये इसका मतलब पाकिस्तान अगर वाले तो। वहां डेमोक्रेसी भी ढंग से नहीं चलती है, ना अभी भी चल रही है, ना कभी चली ढंग से, कभी लंबे जी। समय तक तो किसी सूरत में चली नहीं, लेकिन बीबीसी के पास आलोचना के लिए खुल के कभी शब्द नहीं रहे बीबीसी उर्दू में। हम्म, 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 वो एजेंडा है, और वो एजेंडा एक्चुअली क्या होता है, तकलीफ खुद को पहुंचाता है। अल्टीमेटली आप एजेंडे पे इस हद तक आगे चले जाते हैं कि आप अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। जैसे आज यूके में बहुत पिछले 20 सालों तक, 15-20 सालों तक लगभग ऐसा रहा कि पाकिस्तानियों को ज्यादा वीजा दिया जाता रहा वो मैंने तो देखा है वहां हिंदुस्तानियों के पे, मुकाबले, दृश्य भी देखे हैं, इंग्लैंड में देखे हैं हिं, सर। हिंदुस्तानियों के मुकाबले जी, जी। आज जो है उनको आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। हम्म। आज गोरी बच्चियों के साथ पाकिस्तानी बहुत जो बड़ा, है वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, और आज अगर उनकी होम मिनिस्टर तक को एडमिट करना पड़ा है, सोहेला, हाँ, कि भाई इसको वी हैव टू डू समथिंग, बट वी हैव पीपल टू डू समथिंग अबाउट इट। क्या करेंगे? हाँ तो मैं तो चूंकि हिंदू हूं और एक मुझे कर्म सिद्धांत पे जो गीता में बताया गया है उस पर पूर्ण विश्वास है, तो ये कर्म चक्र जो है वो इंसानों के अलावा हर चीज पर चलता है, वो देशों पर भी चलता है। तो आज इंग्लैंड जो अपने कुकर्मों की सजा जो है वो भुगत रहा है, जी, मेरा जी, ये मानना है। जी, बिल्कुल। और और एक और ये जो बीबीसी की भी जो क्रेडिबिलिटी अपने लोएस्ट ऐप पे पहुंची है, वो उसके अपने ही कर्मों का नतीजा है। बिल्कुल अपने उनके कर्मों का ही है। और जैसे जैसे जो ये जो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, उससे पहले ही ये कुछ ये जो है उसी समय ये शुरू हुआ था कि भी ये मोदी का जो वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई थी। हम्म। लेकिन मैं खैर वो उसमें तो वो इन्फ्लुएंस तो है कि मैं वहां पे लड़के बच्चे अधेड़ सब जो है वो सीरियल देखने के लिए नारे लगा रहे थे। खैर हम्म। वो वहां पे जो जमावड़ा था वो उसी प्रकार का था, या उसमें मुखर लोग बहुत ज्यादा थे। नहीं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो लेफ्टिस्ट फेस्टिवल माना जाता है वैसे। हाँ, है भी बहुत सारे उनके बिल्कुल क्रियाकलाप और उनके जो इनवाइटीज हैं या वो उसमें वही होते हैं, हर साल साल दर साल वही होते हैं, जी, जी, जी। प्रमुखता उन्हीं की है। नहीं तो अब इसमें क्या जस्टिफिकेशन क्या है? कोई मतलब जर्नलिस्टिक मॉरलिटी, कोई मतलब कि ये गवर्नमेंट ओन मीडिया है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इंग्लैंड का, और एक दूसरे के प्रधानमंत्री को जहाँ के पूरे लीगल सिस्टम ने उनको कभी उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, तो दे आर प्रोमोटिंग द एजेंडा ऑफ सर्टेन पीपल इन इंडिया। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे अनलाइक इंडिया, हम्म। वे ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, दे वर not only under financial control but administrative and editorial control of the government. जी।
BBC has been made independent of government control as far as editorial content is concerned. जी जी हाँ, और इस बात को लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट में आलोचना भी हुई है, बीबीसी की भी आलोचना हुई है, बीबीसी को क्रेडिबिलिटी पे बीबीसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कई बार सवाल उठे हैं। जी जी मैं इसमें एक किस्सा याद दिलाता हूँ कि व्हेन आई वाज विजिटेड इंग्लैंड फर्स्ट टाइम इन 1982, तो उसी के आसपास में वो फॉकलैंड वॉर शुरू हुई थी शायद। तो वहां पे डिस्कशन और अखबारों में ये आ रहा था कि दे अनाउंस द डिपार्चर ऑफ सम देयर शिप्स टुवर्ड्स द फॉकलैंड आइलैंड, एंड बीबीसी ने उसको पब्लिक डोमेन में ले आए थे। तो देयर वाज डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, तो बीबीसी की तरफ से कहा गया कि वी विल डू आवर जॉब, इफ यू कैन नॉट। वो एडिटोरियली वो इंडिपेंडेंट रही है। हाँ, हालांकि आप गवर्नमेंट कंट्रोल से भले ही बाहर हो, लेकिन आप जैसे जॉर्ज सोरोस टाइप के डोनेटर्स के कंट्रोल से बाहर नहीं है, उनके एजेंडा को तो आप फॉलो कर रहे हैं। ये तो उगलापन है। जी 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 आपका अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे कि इंडिया को लेके आप क्लियर हैं कि आपने मोदी का विरोध करना है, राहुल गांधी का साथ देना है, उसके पीछे इंग्लैंड की गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती, उसके पीछे तो जॉर्ज सोरोस जैसे प्राइवेट फंडिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकते हैं। या एडिटोरियल जो बोर्ड है बीबीसी का, उसके लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। जी जी तो इसी तरह से जैसे बीबीसी है, तो भारत की मीडिया की भी बात हो कि जैसे आप देखिए कि जो कनाडा में जो इंदिरा गांधी के मर्डर का टैब्ल्यू उन्होंने वहां पे ब्रैम्पटन में, कनाडा में, हाँ कनाडा में, तो वो उसके ऊपर मतलब किस परिस्थिति तक वो चली चुकी है। और अर्ली 80s और लेट 70s में जी पंजाब से और खासतौर पे सिखों का जो पलायन कनाडा में शुरू हुआ, हम वहीं थे सर। आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग इन चंडीगढ़ इन दैट टाइम, फ्रॉम 70 वो शुरू हुआ। अच्छा, शुरू में चूंकि इन लोगों ने चूंकि बाहर बसने का इरादा था और उन्हें देश ऐसा लिबरल चाहिए था जैसे कनाडा रहा। कनाडा की पॉपुलेशन कम थी और एरिया बहुत ज्यादा था, उनको लोगों की जरूरत भी थी। और ये इन लोगों ने एक पॉलिटिकल, अब उस समय आपको भी याद होगा कि पंजाब में सिख टेररिज्म भी बहुत था। हेलो, जी 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 हाँ, सिख टेररिज्म भी बहुत था उन दिनों, अर्ली 80s में। तो उसका फायदा उठाया उन्होंने बहाने बनाए पॉलिटिकल रिफ्यूज ठीक करने के लिए। हाँ, कि हमको प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, और उस दौरान बड़ी संख्या में जो है कनाडा ने इनको पॉलिटिकल रिफ्यूज दी, पॉलिटिकल शरण दी। और बाद में चूंकि आज पंजाबी एक बड़ी प्रमुख भाषा बन के आ गई है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे है। तो वो एजेंडा फॉलो करते हैं। अब उसमें पंजाबियों में भी सिखों का जो वर्चस्व है वो कहीं ज्यादा है, उसमें इम्बैलेंस रूप से ज्यादा है। और वो ग्लोरीफाई कर रहे थे इंदिरा गांधी के मर्डर को, जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे थे। सिकनिंग, उसको देखें तो ये मतलब कहाँ जा रहा है, एंड डेफिनेटली इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड टू दैट, वेरी स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए, अब पता नहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि नहीं किया है। I mean, who were directly into that. आज ये हालत है कि कनाडा में जो सिख बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर हैंड इन ग्लव्स विद पाकिस्तानी आईएसआई। Oh yes, yes, they have been with that. तो एक नेक्सस है वो। अब उस नेक्सस, अब चूंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर कभी माना नहीं गया, उसको अपने देश में भी नहीं माना गया। जी जी। और वो जब इंडिया के दौरे पर आए थे तो उनकी औकात मोदी सरकार ने दिखा दी थी।
आपको याद होगा। जी जी उनको जी। भाव मिला नहीं था, वो अकेला एक हेड ऑफ द स्टेट था किसी वाइट गवर्नमेंट का, यूरोपियन लिबरल गवर्नमेंट का, जो जिसको भाव ही नहीं मिला था। नहीं, वो किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने जो है वो कुछ हाँ, इसी तरह की बातें की थी ना, दे वर तो सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ तो दो ऐसे नेता हैं दुनिया में जिनको वेस्ट में बड़े लिबरल माना जाता है, लेकिन दोनों ने अपने देशों का नुकसान किया है। कनाडा का भी नुकसान ही होगा अल्टीमेटली, ऐसा मुझे लगता है। ट्रूडो ने कनाडा का किया है, और जेलेंस्की ने जो है वो जेलेंस्की यूक्रेन ने का किया है। यूक्रेन का किया। यूक्रेन का किया है, और इन्होंने शाख पे चढ़ के किया है। दोनों ने शाख पे चढ़ाए गए, और ये ये चढ़ शाख गए। पे ये चढ़ गए। जी 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 जी। तो ठीक है सर, अपनी अच्छी बात हो हम्म, गई, और ये जी उससे मिली-जुली बातें भी कि भई जो है विदेश में भारत के जैसे बीबीसी तो भारत का नक्शा भी कभी ठीक नहीं बता रही, और वहाँ के लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। वो एक तरह का एक एजेंडा है, और ये आते-आते इसके अंदर ये जो टैक्स इवेजन का मामला है, यहाँ पे पहली बार ये जो इतने बड़े जो प्रतीक हैं, जो होली काऊ हैं, ये फँस गए, और अब ये मान भी रहे हैं कि भी हमें जो है हमें टैक्स देना है, और हमने टैक्स इवेड किया है। तो सर अरुण प्रताप सिंह जी साहब, आपका बहुत-बहुत नम, धन्यवाद कि आप बात 25 पे पधारे, और ये जो विषय है जो बीबीसी का, और उनके भारत का जो जिस तरह से वो उसका आकलन करते हैं, और साइड लेते हैं, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उनके, और दूसरी भी कुछ घटनाएँ जो इंग्लैंड में हो रही हैं और कनाडा में हो रही हैं, तो उसपे आपने प्रकाश डाला अपने वृहत जी आपके अनुभव से, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आपको फिर तकलीफ देंगे, आपके पास फिर आएँगे इसी जरूर इसी जरूर। विषय पे आपको समझने के लिए। तो अरुण प्रताप सिंह जी जी, बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद सर। तो ये थे जाने-माने पत्रकार अरुण प्रताप सिंह जी, जो कि बता रहे थे कि बीबीसी के बारे में क्या हुआ है, और किस तरह से जो है वो उन्होंने टैक्स इवेड किया है, और भी कुछ जो विदेश में घटनाएँ हैं इंग्लैंड में और कनाडा में भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसपे अरुण प्रताप सिंह जी ने प्रकाश डाला। उससे हमें इन विषयों को समझने में आसानी हुई। तो हमें आशा है कि छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।